मैपिंग इन डिफरेंट क्लासिफिकेशन स्कीम, यानी जो क्लासिफिकेशन की स्कीम है उनमें ज्ञान का जो चित्रण किया गया है वो किस तरह से किया गया है। ये जो चित्रांकन लिखा हुआ है ये बेसिकली मैपिंग का ही अर्थ है। मैपिंग का मतलब आपको पता है, चित्रांकन हो सकता है, सीमांकन हो सकता है, यहाँ पर रेखांकन वर्ड हो सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, यानी मैप की बात कर रहे हैं कि जो क्लासिफिकेशन की जो स्कीम है उनमें ज्ञान का किस तरह से विभाजन किया गया है। तो यहाँ आपको सारी मेन क्लास जो हैं वो याद होनी चाहिए, उनका ही अधिकांशतः काम पड़ेगा मेन क्लास का। तो जैसे CC कोलन क्लासिफिकेशन के अंदर अपन ने मेन क्लास याद रख रखी है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको याद करना है। तो सबसे पहले तो इसमें लिखिए मानचित्र जो है वो 2 शब्दों से आगे लिखिए। चलो मैं लिख ही देता हूँ। मिलकर बना है और यह भूगोल से लिया गया है ना, यानी मान प्लस चित्र। और मानचित्र आप लोगों ने देखा होगा भूगोल का शब्द है, ज्योग्राफी में हम देखते हैं चाहे राजस्थान का नक्शा हो, इंडिया का हो, मैप हो, कोई भी हो, उन सब के बारे में। इसका अर्थ होता है मानचित्रण करना या फिर नक्शा तैयार करना। सामान्य तौर पर अपन गूगल मैप पे डाल के देखते हैं कई बार, मैप पे यार मैप पे लोकेशन डाल के देखिए। तो जब भी हम ऐसी कोई लोकेशन देखते हैं तो वो क्या बताता है, डायरेक्शन या 2 स्थानों के बीच की दूरी बताएगा कि तो यहाँ पर जो है यह 2 स्थानों के बीच की सापेक्षिक दूरी दिखाता है। तो इसी प्रकार से जब हम ज्ञान जगत की बात करते हैं तो वहाँ पर उन विषयों के मध्य का जो अवस्थापन है, उनके मध्य का जो स्पेस है, वो आपको मैप के माध्यम से पता चलता है। जिस तरह से हम 2 स्थानों के मध्य की दूरी ज्ञात करते हैं, उसी तरह से मैपिंग के माध्यम से हम 2 विषयों के मध्य की दूरी, यानी कौन सी विषय कहाँ आएगी, कौन कौन से विषयों का क्रम है, तो उसको हम प्रदर्शित करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो एक इसका एग्जाम्पल। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, DDC की।
डीडीसी में मान लीजिए सबसे पहले हम 0 0 से स्टार्ट करें, तो यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगा, जनरली क्लास हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि 300 पे क्या आएगा, तो हम कह देंगे सोशल साइंस आएगा। अगर मैं कहूँ आपसे 370 पे क्या आएगा, तो आप कहोगे 370 पे एजुकेशन आ जाएगा। अगर मैं कहूँ आपसे 340 पे क्या आएगा, तो इसमें इकोनॉमिक्स आ जाएगा। अगर मैं कहूँ 342 पे क्या आएगा, और 342 पे था 342.7 पे है मनी। तो ये इसमें आगे डीडीसी के अंदर नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ से प्रश्न क्या पूछ रहा हूँ वो आपको ध्यान में रखना है। मैंने आपको प्रश्न पूछा कि क्लास नंबर क्लास नंबर 340 से लेकर 370 के मध्य में कौन सा विषय आएगा। तो अब इनकी जो स्थिति है ना वो यहाँ पर दे रखी है, क्योंकि हमने इसका विभाजन देखा था। तो 300 से लेकर 400 के मध्य में ये सारी क्लासेज आ जाएंगी आपकी, 310, 20, 30, 40, 50, 60। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का तो ये क्लियर पता लग गया, यहाँ से लेके 369 के मध्य में ही अपने को बात करनी है, यानी यही विषय इसके अंदर आएगी, ठीक है। हमने देखा है कि डीडीसी में ज्ञान जगत का विभाजन 3 स्तर पे था। सबसे पहले जब हम ये 0, 100, 200, 300 जब हम ये देखते हैं, तो ये पूरा विषयों का बड़ा समूह है, इसलिए इसको अपन डिसिप्लिन कहते हैं, अनुशासन कहते हैं, अनुशासन का क्रम कहते हैं इसको। क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर विषय को नहीं दिया गया है, पूरे विषय का समूह रखा है, मतलब मेन मूल विषय को, सामान्य को रखा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अनुशासन का क्रम कहते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्लासिफिकेशन जो हो रखा है 0, 100, 200, 300, 400, ये डिसिप्लिन के आधार पर है, यानी यहाँ पर ये कुल 10 ही क्लास मिलेंगी आपको, क्लियर है। तो पहला जो है वो इसमें 10 क्लास मिलेंगी, मेन क्लास। फिर आगे चलकर हम इसको डिवीजन एंड सेक्शन में बांट देते हैं। इसी को किस में बांटते हैं, डीडीसी के ज्ञान जगत को 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 यहाँ से 0, 0, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800 और सबसे पहले क्या हो गया, मेन क्लास, ठीक है। फिर इसको अपन डिवीजन एंड सेक्शन में बांटेंगे। मेन क्लास है, इसको डिसिप्लिन कहते हैं अपन, डिवीजन और सेक्शन में आगे बांट रहे हैं। तो यहाँ जो डिवीजन में जो बटेगा ना, इस डिवीजन के अंदर यहाँ पे मेन क्लास कितनी आई आपकी, 10। अब जब आप डिवीजन में बांटोगे तो यहाँ पे कितनी क्लास आ जाएंगी, 100 क्लास हो जाएंगी। कैसे होंगी मैं बताता हूँ। सबसे पहले अपन 0 उठा लेते हैं, 0 से लेके और 100 के मध्य की ले लेते हैं। इसके मध्य में 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 3, 0, 0, 4, 0, ये जो क्लास है ना, ये कितनी होनी चाहिए,
कितनी है ये 10। तो अगर हम प्रत्येक के मध्य में देखेंगे तो कितनी हो जाएंगी, 10 × 10 करेंगे कितनी हो जाएंगी, 100 हो जाएंगी। याद समझ में आ रहा है ना ये तो अगर आपसे पूछा जाए कि डीडीसी के सेकंड समरी में, डीडीसी की सेकंड समरी में जिसे अपन डिवीजन कहते हैं, ज्ञान जगत को कितने भागों में बांटा है, तो 100 भागों में बांटा है। ठीक है, तो ये आपके 100 हैं पूरे। तो बताओ 300 से लेकर 400 के मध्य में कितने आएंगे, 400 से 500 के मध्य में कितने आएंगे। इसका मतलब प्रत्येक के मध्य में 10-10 क्लास है, तो 10 तो आपकी यहाँ हो गई थी, 10 आपकी यहाँ, ये 10-10 मिलकर यहाँ कितनी हो गई आपकी, 100 हो गई। तो ये हैं आपकी मुख्य जो विषय होती है ना, वो यहाँ पे आती हैं इसमें, जबकि कोलन क्लासिफिकेशन में मुख्य विषय आपको सबसे पहले ही मिल जाएंगे। बस यही मेजर अंतर है इसमें। तो इसमें नंबर जो चलता है वो 0, 100, 200, 300, 400 का चलता है, और इसमें जो नंबर है ये 10, 20, 30, 40, 50 में चलेगा। इसका मतलब एक चीज़ और आपको क्लियर हो जाएगी कि जब पहली क्लास की बात करेंगे तो उसमें मूल अंक के साथ में 00 ऐड हो जाएंगी। पहले मुख्य विषय की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो डिजिट के साथ में क्या है, 00। क्या ये फॉर्मूला सब में फिट है क्या, बिल्कुल है। इसका मतलब डीडीसी के अंदर ऐसी कोई क्लास जिसमें अंक के साथ में 00 आ रही है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि उससे पहले डॉट ना हो। उससे पहले डॉट हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, उससे पहले डॉट नहीं होना चाहिए, सीधे ये क्लास है तो आपको पता लग जाएगा ये मेन क्लास है। सेकंड डिवीजन में क्या आएगा, आगे से कोई मतलब नहीं है, पहले कुछ भी हो, लेकिन बाद में क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। ये फिक्स रूल है इसका कि चाहे आप देखो 300 के मध्य में ले लो, 310, 320, तो ये फिक्स है कि इसके मध्य में ये आपको 000 मिलेगा, और जैसे ही ये 00 आ गई हम क्या कह देंगे, इसको मेन क्लास पे चली गई। अब आप कोई भी विषय का ऐसे विभाजन कर लो, सबके साथ में आपको लास्ट में क्या डिजिट मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसका मतलब ये तो आपकी क्या है, मेन क्लास, और मेन क्लास कितनी है, कुल 10 हैं। तो ज्ञान का विभाजन कुल जो है वो कितने भागों में किया है, 10 विभाजन में। अगर आपसे पूछा जाए उसकी स्ट्रक्चर क्या है, तो हम कह देंगे 3 भागों में किया गया है। किस किस में, मेन क्लास, डिवीजन और सेक्शन। मेन क्लास, डिवीजन एंड सेक्शन। मेन क्लास हमें पता है, डिवीजन हमने देख लिया कितने हैं, डिवीजन 100, और सेक्शन कितने हैं, तो 1000 हो जाएंगे। सेक्शन कितने, 1000, क्योंकि 10-10 में विभाजन है ना, तो अब 1000 कैसे होंगे। देखो ये जो 10 और 20 के जो बीच का जो क्रम है ना, इसमें ही आपको 10 नंबर मिल गए। ये जो 10 और 20 का जो डिफरेंस है, इसके मध्य में 10 हो गए, तो ऐसे 10-10 करते हुए 100 हो गए, 100 हो गए ना। तो जब ये सारे एक के मध्य में 100 निकल रहे हैं, तो 100 के मध्य में है ना, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये आप। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि इनके मध्य में जो है यहाँ पर कितने क्लास होंगे, 1000 सेक्शन होंगे। कुल 1000 सेक्शन हैं, बाकी जो हैं आपके ये डिविजन्स और ये आपकी मेन क्लास। तो डीडीसी में जो ज्ञान का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है, मेन क्लास के अंदर है, डिविजन्स के अंदर है और सेक्शन के अंदर है। ठीक है, अब अगर सीसी की बात करते हैं तो सीसी में क्या किया था, इन्होंने इस तरह से विभाजन नहीं करके और डायरेक्ट मेन जो सब्जेक्ट है, मेन क्लास को ही प्राथमिकता दी है। तो जैसे हम कहते हैं ए बी सी डी, ये सारे के सारे क्या हैं, अपने मूल विषय हैं। ठीक है, तो ये अपने को थोड़ा सा याद रखना है। आगे लिखिए,
D.W. लैंग्रेज एक व्यक्ति हैं, D.W. लैंग्रेज, ये ब्रिटेन के हैं, ठीक है। ये अंग्रेज लिखा हुआ है, इसका मतलब ब्रिटेन के हैं, ठीक है। ज्ञान जगत का जो चित्रण है इन्होंने वो 4 भागों में किया है। नंबर 1 है आपका वैचारिक सिद्धांत, नंबर 1 हो गया आपका वैचारिक यानी आइडियोलॉजिकल। सेकंड है आपका प्रिंसिपल ऑफ सोशल पर्पज यानी सामाजिक का सिद्धांत है। ये 4 इन्होंने सिद्धांत दिए हैं। हो गया। पहला है आपका वैचारिक सिद्धांत,
लिख लिया। देखो सबसे पहले हमने 4 सिद्धांत देखे थे, ठीक है, किसके द्वारा दिए गए हैं? WD लैंग्वेज के द्वारा। कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं। इनका मुख्य पेशा लाइब्रेरियन और इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्री भी थे। इन्होंने जो ज्ञान जगत का चित्रण किया है वो 4 भागों में किया है। सबसे पहले इन्होंने कहा कि वर्गीकरण की पद्धति एक होगी जो आपकी साइंटिफिक होगी, एक होगी जो वैचारिक होगी, एक सामाजिक होगी, तो एक अनुशासन के आधार पर होगी। तो अगर सबसे बढ़िया कोई वर्गीकरण पद्धति है तो वो होगी आपकी अनुशासन के आधार, यानी डिसिप्लिन होगा उस क्लासिफिकेशन में। और वैज्ञानिक जो है ये थोड़ी सी इससे कम अच्छी, साइंटिफिक है, क्लासिफिकेशन की स्कीम अच्छी है लेकिन ये साइंटिफिक है। ये जो 2 जो ऊपर की बताई गई हैं इनका कोई ठोस प्रमाण नहीं होता है, ये कहते हैं विचारों के आधार पर। अब विचारों के आधार पर आप क्लासिफिकेशन करोगे तो हो सकता है कोई देश में एक ही विचारधारा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी देश में विभिन्न विचारधाराओं के लोग रहते हो। जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो यहाँ सभी धर्मों के सभी विचारधाराओं वाले लोग रहते हैं, तो हमारे यहाँ कभी भी ये वैचारिक जो है ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। लेकिन जैसे चाइना है, रूस है, साउथ कोरिया है, उत्तरी कोरिया है, ये ऐसी कंट्री हैं जहाँ सिर्फ एक ही विचारधारा है, जहाँ लोकतंत्र का खुले रूप में अस्तित्व नहीं है। वहाँ जो सरकार कहेगी वही होगा, तो इसका मतलब वहाँ पर ये वैचारिक भी चल सकती है, ठीक है। तो वैचारिक के अंदर कोई भी आपको साइंटिफिक नहीं होगा, जिस विचारधारा के वहाँ पे लोग हैं उसके अनुसार हम वहाँ पे स्कीम का डेवलपमेंट कर देंगे। सेकंड है सामाजिक उद्देश्य का सिद्धांत। ये हम सोशल के हिसाब से, पहले हमने एक विचारधारा देखी और यहाँ हम उस सोसाइटी के अंदर क्या लोगों की मानसिकता है उसके आधार पे कर देंगे। इन दोनों में लिखित रूप में, स्पष्ट रूप में बहुत कम चीज़ें आपको मिलेंगी, अधिकांशतः चीज़ें वर्बल होती हैं। फिर आता है आपका वैज्ञानिक सिद्धांत यानी साइंटिफिक। इसमें चीज़ें जो है आपको वो लिखी हुई क्लासिफिकेशन की स्कीम का जो है वो डेवलपमेंट हो जाता है। और डिसिप्लिन में जो है एक प्रॉपर चीज़ जो है, जैसे मान लीजिए हम आज देख रहे हैं क्लासिफिकेशन स्कीम, वो आपके डिसिप्लिन के अनुसार आ जाएंगे। इसीलिए हम देखते हैं कि DDC में जो ज्ञान का विभाजन है वो डिसिप्लिन के आधार पर किया गया है, अनुशासन के आधार पर किया गया है। विषयों का जो क्रम दिया गया है उनको एक प्रायोरिटी दी गई है। जैसे रंगनाथन साहब ने A से लेके M तक का विभाजन किया है, तो वो एक साइंटिफिक जो विषय है, हमारे साइंस की जो विषय हैं उनका एक ग्रुप रख दिया। उनको लगता था कि सबसे पहले जो ज्ञान का विभाजन उन्होंने 3 भागों में किया था। कल अपन ने देखा था कौन कौन सा था? नेचुरल साइंस, हाँ ह्यूमैनिटीज, हाँ, और एक सोशल साइंस। सोशल साइंस। तो रंगनाथन साहब कहते हैं कि ज्ञान का विभाजन जो है वो सिर्फ 3 भागों में है। नंबर 1 कौन सा था? नेचुरल साइंस। सबसे पहले जब मनुष्य के द्वारा प्रकृति का अध्ययन किया, सबसे पहले मनुष्य के द्वारा जब प्रकृति का अध्ययन किया गया, ये उस वक्त की बातें बता रहे जब मनुष्य को कुछ आता नहीं था, बहुत ज़्यादा लिखना पढ़ना आज की हम क्रांति से परिचित नहीं थे। उस वक्त उसने सबसे पहले उसके जो एनवायरनमेंट में जो आसपास में जो चीज़ें थी उनका अध्ययन किया था। इसलिए पहली बार जो विषय बनी थी वो थी हमारी कौन सी? नेचुरल साइंस। यहीं से हमने आग का निर्माण किया, 2 पत्थरों को भिड़ा के हमने आग जलाना सीखा था। तो ये साइंटिफिक, हमने पहिए का आविष्कार किया। इसलिए हम प्रायोरिटी देते हैं सबसे पहले किसको? नेचुरल साइंस को। जब मनुष्य ने प्रकृति का अध्ययन कर लिया यानी प्रकृति के आसपास की चीज़ों का अध्ययन करना प्रारंभ किया, तो कौन सी विषय बनी अपनी? नेचुरल साइंस। तो जब उनका अध्ययन करना स्टार्ट किया था तो फिर मानव को लगा कि अब जब हम विकास कर रहे हैं तो ये काम किसके आएगा? मानव के आएगा। तो सेकंड विषय जो हमारी बनी थी वो कौन सी थी? ह्यूमैनिटीज। जब मानव ने मानव का अध्ययन स्टार्ट किया,
कौन सी विषय का निर्माण हो गया आपका? ह्यूमैनिटीज़। अब सबसे पहले हमने हमारे आसपास के एनवायरनमेंट चीज़ों का अध्ययन कर लिया, अब हमने मानव का कर लिया। तो जब मनुष्य में आपस में हम अध्ययन करेंगे, आपसे सामंजस्य बिठाएंगे, तो क्या होगा? एक समाज का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो थर्ड में क्या हुआ? सोशल साइंस। जब मानव ने समाज का अध्ययन किया, तो कौन सी विषय निकल के आई? सोशल साइंस। तो इनको लिख लो, एक बार उतार लीजिए। ये जो सामाजिक जो है, इसमें हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के आधार पर जो है हमने क्लासिफिकेशन किया था, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, थर्ड लिखिए वैज्ञानिक। साइंटिफिक।
लिख लिया? लिख लिया? अब डीडीसी की जो मेन क्लास लिखी है ना आप लोगों ने, उनका ही एक विभाजन करना है आप लोगों को। faculty, 600 तक साइंस।
सबसे पहले 100 से लेके 600 तक किसके आधार, कौन से विषय हैं, साइंस की हैं। 600 तक साइंस के अंदर दे रखा है, इन्होंने सोशल साइंस को भी साइंस के अंदर माना है डीडीसी में। इसीलिए आपसे प्रश्न पूछा जाता है डीडीसी का पहला विभाजन अनुशासन के आधार पर, पहला विभाजन रीजन के आधार पर। स्टार्टिंग में किसको माना है, साइंस को, और साइंस के जितने भी विभाजन हैं उनको इन्होंने एक तर्क के आधार पर सिद्ध किया है, लॉजिक के आधार पर। सेकंड आता है 700-800, ये आर्ट एंड लिटरेचर के हिसाब से, और ये इन्होंने कल्पना के आधार पर, यानी जैसे जैसे उसके बारे में इमेजिनेशन किया ऐसे ऐसे उनके बारे में विषयों का नंबर दे दिया इन्होंने। और थर्ड आता है 900 यानी हिस्ट्री, और हिस्ट्री जितनी इनको याद थी, मेमोरी यानी स्मृति के आधार पर इन्होंने इसका विभाजन किया है। आगे लिखिए, इसमें एक लाइन नीचे ये बना लिया, क्या हो गया, नहीं। बना। हो गया, आगे लिखिए। डीडीसी का पहला विभाजन, हाँ इसी में नोट डाल के डीडीसी के बारे में ही तो लिख रहे हैं अपन। डीडीसी का पहला विभाजन अनुशासन के आधार पर है। आगे लिखिए, अनुशासन के आधार पर विभाजन का अर्थ है अनुशासन के आधार पर विभाजन का अर्थ है, अनुशासन के आधार पर विभाजन का अर्थ है कि एक कक्षा किसी विषय के, एक क्लास जो है, एक कक्षा किसी विषय के सभी पहलुओं को एक साथ रख सकती है। एक कक्षा किसी विषय के सभी पहलुओं को एक साथ रख सकती है। इट्स फर्स्ट डिवीजन is by discipline and it was the first library classification. Next लिखिए, division by discipline imply that one class can collect all aspect of subject are scaled by discipline। यानी कि 3 भागों में जो है इनको बांटा गया है। आगे एक और आपको टेबल बनानी है। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज सबसे पहले। अब मान लीजिए इसके मध्य में से हम एक कोई भी क्लास ले रहे हैं, जैसे कि हमने ले ली 300, ठीक है। तो 300 की क्लास क्या है, सोशल साइंस की क्लास है।
330। अभी हमने पीछे इकोनॉमिक्स का नंबर सही नहीं लिखा था। 323, 332, तो डीडीसी के अंदर जब भी हम नंबर का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले मेन क्लास आएगी। मेन क्लास के बाद में फिर हमने मुख्य के बाद में हमने डिवीज़न देखा और फिर हमने सेक्शन देखा। और अब उसके बाद में जो विभाजन चल रहा है, ये डॉट के बाद में जो रेडीमेड नंबर दिए गए वहाँ से हम लेके और इसका विभाजन करते जा रहे हैं। कि डीडीसी के अंदर इस तरह का कॉल नंबर का निर्माण होता है। हो गया। नेक्स्ट लिखते हैं अपन, ये डीडीसी का विभाजन था, ठीक है। अभी हम लिख रहे हैं कोलन क्लासिफिकेशन के अनुसार। अब कोलन क्लासिफिकेशन के अंदर जो मूल विषय दे रखे हैं वो तो आप सबको याद है, ठीक है। अब सबसे पहले ये ऐसा त्रिभुज बनाना है अपने को
कि जो विषयों का क्रम दिया गया है वो किस तरह से दिया गया है। ठीक है, यहाँ से जो प्रश्न आएगा वो अपने को लिखना है। ये जो लाइन दिख रही है आपको इधर, ये सबसे पहला क्रम है। ठीक है, यहाँ पे अपन लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे अपन एम, और ये जो विभाजन है ए से लेकर एम तक के लिए दिया गया है। ठीक है, अब ये मूल विषय लिखूं क्या, ये सारी याद होंगी ना आपको। ए से क्या है, बी से क्या है, सी से क्या है, ये याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, इसलिए मैं सिर्फ आपको ए से लेके एम तक ही लिख के दे रहा हूँ। फिर ऊपर जो है वो यहाँ बन जाएगा क्या आपका डेल्टा। टी से जेड क्या हो जाएगा आपका सोशल साइंस। अब जो अपना डिजिट बचा था ना 0 से लेके 9 तक, कोई भी आएगा स्मॉल अक्षर आएंगे, वो सारे हमने यहाँ बेस पे रख दिए हैं। ठीक है, बना लिया। हेलो, हाँ भाई। किडनी 28 mm। ना कोई दिक्कत नहीं। तो मैं अभी आधा घंटा में क्लास फ्री कर फिर मैं कॉल करूँ, है ना। तो ये जो डायग्राम बनाया है, इससे अभी ग्रेड 3 में बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था। ठीक है, ए से लेके एम के मध्य का क्रम क्या है, एन से लेके एस का क्या है, टी से लेके जेड तक का क्या है। तो एक तो इसके ये सारे मूल विषय आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब ये आपको अलग अलग ऐसे बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ये साइंस के विषय हैं। ठीक है, तो ये याद,
लिखा हुआ है ए से लेके एम तक हमने अब किसको बांटा है, साइंस को बांटा है, ठीक है। एन से लेके एस तक जो है ये ह्यूमैनिटीज को बांटा है, किसको बांटा है, ह्यूमैनिटीज को। और यहाँ किसको बांट दिया है, सोशल साइंस को। तो ये विभाजन दिमाग में एकदम फिट होना चाहिए, ठीक है। अब इसी चार्ट को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ नेक्स्ट उस पर, ठीक है। चार्ट यही है, इसी के फीचर्स को लिखेंगे, बना ही लिया आप लोगों ने, ठीक है। सबसे पहले अपन चल रहे हैं ए से लेके एम तक, ए से लेके एम तक कौन सा विभाजन है, ए से लेके एम तक साइंस का है, ठीक है। ये एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछ लिया था कि ए से लेके एम के मध्य का जो ऑर्डर है वो किस तरह से है। तो हम कह देंगे इंक्रीजिंग कॉन्क्रीटाइजनेस, ठीक है, बढ़ती हुई अमूर्तता, मूर्ता, जिस तरह से हिंदी में आएगा ना, तो आपको यही ध्यान रखना है। ये आपका एन से एस लिख देंगे, ठीक है। जेड जो है मोस्ट आर्टिफिशियल ऑफ ऑल सोशल साइंस। नोट डाल के लिख लो नीचे।
सहायक क्रम, हेल्पफुल सीक्वेंस। कोलन क्लासिफिकेशन में सब्जेक्ट को हेल्पफुल सीक्वेंस सहायक क्रम में व्यवस्थापन। सीसी में विषयों का जब सहायक क्रम में अपन व्यवस्थापन करते हैं, हेल्पफुल सीक्वेंस के अंदर व्यवस्थापन करते हैं, तो वहाँ पर अपूर्व पैटर्न का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन कह रहे थे कि ए बी का जो क्रम रखा है इन्होंने, जैसे बी पे क्या है बताइए, मैथमेटिक्स है, और सी पे क्या है, तो मैथमेटिक्स के ऐसे बहुत सारे टर्म्स या पद होंगे जो आपके फिजिक्स के अंदर काम आते हैं। तो ऐसा कोई पाठक जो मैथमेटिक्स को पढ़ रहा है तो उसको कुछ टर्म्स अगर ढूंढनी है तो वो वहाँ थोड़ी जाएगा ढूंढने, वो आसपास की चीज़ों को ढूंढेगा। तो इसका मतलब इसकी कुछ टर्म्स जो हैं वो इससे रिलेटेड होनी चाहिए। और जब फिजिक्स ही अगर कुछ देखेंगे तो इससे रिलेटेड होनी चाहिए। इसका मतलब इंजीनियरिंग, और यहाँ इंजीनियरिंग आएगी तो केमिस्ट्री भी इससे जुड़ी हुई होनी। यानी इन सब का जो है एक दूसरे से रिलेशन है कि इस विषय का नॉलेज इसमें नहीं मिलता है, कुछ भी एक्स्ट्रा मिलता है तो पास वाले में मिल जाए। आगे पीछे हम इधर उधर देख लेंगे तो हमें पता लग जाएगा भैया इससे रिलेटेड ये विषय हैं। इसीलिए हम जो सहायक क्रम में व्यवस्थापन कर रहे हैं वो अपूर्व पैटर्न के अनुसार कर रहे हैं। ठीक है। अब अपूर्व पैटर्न जो है वो क्या कहता है, ये ऐसे आपके विषयों को व्यवस्थापन करने का क्रम है। ये होता है यूमरल। सबसे ज़्यादा अगर कोई विषय उपयोगी है तो उसको हम कहाँ रखेंगे, बीच में रख देंगे उसको। अब मान लीजिए ये आपकी पुस्तक जो है ये मैथ की है, मैथ की ये पुस्तक है, तो हम इसके जस्ट साइड में जो है वो किसको रख रहे हैं, एक तरफ तो किसको रखना चाह रहे हैं अपन, फिजिक्स को, और दूसरी तरफ किसको रखना चाह रहे हैं, नेचुरल साइंस को। ये अपूर्व पैटर्न कहता है। यूमरल यानी सबसे ज़्यादा उपयोगी पुस्तक होगी, पेनुम्रल यानी उसके पास में, और ए से अर्थ होता है एलियन, जो उससे बहुत ही कम रिलेटेड है, जिसका बहुत ज़्यादा इससे संबंध नहीं है। तो ये एलियन जो है ये बेसिकली उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं रहेगी। तो ये इससे रिलेटेड हो सकती है लेकिन ये यू से रिलेटेड नहीं होगी। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। सबसे ज़्यादा उपयोगी पुस्तक को हम सेंटर में रखेंगे, उसके आसपास में उससे जो उपयोगी पुस्तक है उनको रखेंगे, और फिर उसके बाद में जो पुस्तकों का क्रम जाएगा वो इससे उपयोगी नहीं होगा, इनसे उपयोगी हो सकता है साइड वालों से। ठीक है, तो ये क्रम आपका जो है वो चलता रहेगा, ए पी यू पी ए। अब ऐसे यहाँ आ जाएगा ए पी यू पी ए, फिर ए आ गया पी यू पी ए। अब देखो ये यहाँ से अपूर्व हो गया, ये यहाँ से अपूर्व पैटर्न हो गया, ये यहाँ से अपूर्व पैटर्न हो जाएगा। यानी कि अब जब भी आप ढूंढोगे तो यहाँ इससे रिलेटेड ये मिल जाएंगी, इससे रिलेटेड ये मिल जाएंगी। तो इनका इस तरह से क्रम चलेगा, अरेंजमेंट करने का जो क्रम है वो इसी तरह से रहेगा। ठीक है, देखो बाकी तो आपका सारा हो गया है इसमें से।
अब आप लोगों को है ना कुछ मेन क्लास और देनी है मुझे याद करवाने के लिए। और मेन क्लास जो है जैसे हमने सीसी, डीडीसी और यूडीसी की तो कर रखी है ना। इसके अलावा जैसे एलसी है, राइडर्स है, बीसी है ना, तो उनकी मैं अलग से एक लिस्ट दे दूंगा, वो आपको धीरे धीरे याद करनी है। और जब आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे उनकी मेन क्लास और लिख लेंगे अपन, ठीक है। तो ये मैपिंग जो है आपकी ये कंप्लीट हो जाती है। और इसी के साथ में आपकी फर्स्ट यूनिट जो है यूओके वो कंप्लीट हो जाती है। इसमें 4 ही टॉपिक थे। यूओके में ज्ञान जगत क्या है, टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, इसके अलावा स्ट्रक्चर हो गया, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन हो गया, और ये लास्ट अपना मैपिंग हो गया। एक यूनिट अपनी कंप्लीट हो गई। कल अपन स्टार्ट कर देंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन थोड़ी सी बड़ी है, बाकी तो 5-5, 10-10 घंटे की यूनिट है, 2 तो है ना। तो कुल मिला के अगर हद मार के चलते हैं तो आपका जनवरी में हो जाएगा ना। और जनवरी में भी 15 जनवरी या लास्ट देखते हैं, देखो कब तक, ठीक है। चलिए।